हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं मैटर इन अवर सराउंडिंग का 6th पार्ट कंप्लीट करने वाला हूं, जो कि इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा। इससे पहले मैंने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज के पार्ट में मैं एवापोरेशन को आपको बताऊंगा। एवापोरेशन जो कि आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इस टॉपिक के साथ साथ मैं आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, यानी कि आज मैं इस चैप्टर को 100% कंप्लीट करूंगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज मैं आपको एवापोरेशन पढ़ाता हूं, उसके बाद इसका सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करवाता हूं। तो इस चैप्टर को पूरा क्या करता हूं, कंप्लीट करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का 6th पार्ट, दैट इज एवापोरेशन। तो एवापोरेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिकैप करवाना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कैन द स्टेट ऑफ मैटर बी चेंज्ड, क्या सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनाया जा सकता है। तो आप कहोगे यस, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। मैंने आपको 2 फैक्टर्स भी बताए होंगे। कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। बोले सर देयर आर 2 फैक्टर्स, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज कर दें तो किसी भी मैटर की स्टेट को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो एवापोरेशन में अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपको एक फेनोमेनन बताता हूँ, एक मैटर की स्टेट को चेंज करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं यदि मुझे वाटर को क्या बनाना है, यदि मुझे वाटर को बनाना है फॉर एग्जांपल वाटर वेपर, समझना मेरी इस बात को, वाटर को क्या बनाना है, वाटर को बनाना है वाटर वेपर, यानी मुझे वाटर की जो स्टेट लिक्विड है उसको ट्रांसफ़र करना है गैसियस स्टेट में। तो मैंने आपको बताया था वाटर को आप क्या करोगे, वाटर के टेम्परेचर को राइज करोगे। तो जो वाटर आपका है वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर कितना पहुँचेगा, बोले सर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा। वाटर का टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, वाटर क्या होगा, बॉयल होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैंने यदि आपको बताया हो कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस से ही पानी क्या होने लगेगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा होगा, बोले क्या कि वाटर सबसे पहले क्या हो रहा है, सर बॉयल हो रहा है। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद हमारा वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद वाटर अपनी स्टेट में क्या कर रहा है, कन्वर्ट, चेंज कर रहा है, अपनी स्टेट को क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। लिक्विड से क्या बनना है, गैसियस बनना है। क्या आपने ऐसा फेनोमेनन कभी देखा है कि पानी है वो बॉइलिंग पॉइंट तक भी ना पहुंच पाए, बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक भी ना पहुंच पाए, उससे पहले ही वो अपनी स्टेट को चेंज करने लगे। तो आप अगर ज़रा चारों तरफ थोड़ा सा सोच के देखेंगे तो क्या ये ऐसा फेनोमेनन पॉसिबल है? चलो ठीक है, नहीं सोच पा रहा है, मैं बताता हूँ आपको। क्या आपने देखा है जब बरसात होती है तो कहा जाता है कि जब बरसात होती है तो बरसात से पहले एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन मतलब जितना भी हमारे नदी हैं, तालाब हैं, इनका पानी धीरे धीरे इवापोरेट होकर कहाँ जाता है, आसमान की तरफ जाता है। तो एक बार बताइए, क्या नदी का या तालाब का पानी पहले बॉयल हुआ है? क्या आपने कभी उन्हें बॉयल होता हुआ देखा है? क्या आपने उन्हें कभी खौलता हुआ देखा है? क्या आपने देखा है कि उनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो और वो बॉयल हो रहे हों, उसके बाद वो वेपर बन रहे हों? यानी बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे हुए वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जो हमारा तालाब है, जो हमारी नदी है, यानी जो हमारे आसपास पानी भरा पड़ा है, वो पानी बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंचते हुए भी सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है, सीधा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। इसी फेनोमेनन को बोला जाता है एवापोरेशन। याद रखिए, एवापोरेशन कौन सा फेनोमेनन होता है? एवापोरेशन फेनोमेनन होता है कि व्हेनेवर द लिक्विड कन्वर्ट इनटू द वेपर, whenever the liquid या whenever the water convert into the vapor without reaching the boiling point, यानी below the boiling point if water is converting into the vapor, this phenomenon is known as the evaporation। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि यदि वाटर बॉइलिंग पॉइंट तक न पहुंचते हुए भी उससे पहले ही किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसे ही आप बताओगे एवापोरेशन, जो कि फेनोमेनन आपको अपने आसपास देखने को मिलता है। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस पूरे फेनोमेनन को मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन से पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन को रीड करूंगा, वहाँ से सारी डेफिनेशंस निकलवाऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से निकलवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज। तो क्या लिखा हुआ है जो आपके एनसीईआरटी में आपको दिख रहा होगा, एवापोरेशन, दैट इज एवापोरेशन। तो क्या लिखा हुआ है, बोले सर वी डू ऑलवेज नीड
टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। जैसा कि मैंने बताया है, अगर आपको मैटर की स्टेट को चेंज करना है तो या तो आपको उसको हीट देना पड़ेगा, यानी हीट की आवश्यकता पड़ी, हीट मतलब टेम्परेचर उसका कम ज़्यादा करना पड़ेगा, या फिर उसका प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैन यू क्वाइट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। वही है, क्या आपको कोई ऐसे फेनोमेनन आसपास देखने को मिलते हैं कि आप बताने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा लिक्विड है, यानी जो हमारा वाटर है, वो बिना बॉइलिंग पॉइंट को रीच किए हुए वेपर में कन्वर्ट हो जाए? आप कह दोगे यस सर। अभी आपने बताया है, क्या बताया मैंने, कि हमारे आसपास यदि हम देखें, जब हमारा पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है उस समय मैं देखता हूँ अपनी नदी, अपने आसपास के तालाब, अपने आसपास भरा हुआ पानी, वो पानी वेपर में, वो पानी बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुँचता है, वो बॉयल नहीं करता, उससे पहले ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे क्या लिखा, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू द वेपर। मैंने बोला चाहे नदी हो चाहे तालाब हो, इनका पानी कैसा रहता है, अनकवर्ड रहता है। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, आपने भी देखा होगा, जब आपके गीले कपड़े हों तो गीले कपड़े आप जाते हो सुखाने के लिए, छत पर टांग देते हो, क्या ऐसा होता है? गीले कपड़े सूख रहे हैं, सूख रहे हैं मतलब उनका पानी है वो इवापोरेट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या उसमें ऐसा हो रहा है कि पहले पानी उबल रहा होगा, 100 डिग्री तक पहुंचेगा तब वो इवापोरेट होगा? नहीं, पानी सीधा डायरेक्ट क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसे भी कह सकते हो दिस इज आल्सो फेनोमेनन ऑफ इवापोरेशन। आगे और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? व्हाट हैपन टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल्स। ऊपर दिए गए दोनों एग्जाम्पल्स में पानी का क्या हो रहा? तो आप ये कहोगे सर वाटर का एवापोरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है सर? वाटर का एवापोरेशन हो रहा है। We know that the particles of matter are always moving and are never at rest. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. आपको मैंने पढ़ाया भी है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, मैटर के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। कुछ धीमे धीमे मूव करते हैं, कुछ बहुत धीमे मूव करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। यानी सारे पार्टिकल्स के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। सॉलिड के पास बहुत कम होती है, मिनिमम निग्लिजिबल, जीरो मान के चलते हैं। यानी अलग अलग मैटर के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। आगे क्या लिखा? In the case of liquid, a small fraction of particles at a surface having a higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of the other particles and gets converted into the vapor. अब ये क्या कहना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए वाटर के केस में मैं लेता हूँ, दिस इज द वाटर। ये क्या है? वाटर के पार्टिकल से पानी भरा हुआ है और ये अनकवर्ड है। अनकवर्ड मतलब ऊपर से कोई इनके ऊपर कवर नहीं किया गया है, तो ये अनकवर्ड है। अब एक बात तो क्लियर है, अगर ये पानी के मॉलिक्यूल हैं तो थोड़े थोड़े से, सॉरी किसके मॉलिक्यूल हैं? अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो इनमें थोड़ी सी क्या होगी? देयर विल बी स्पेस। इनके बीच में क्या होगा? देयर विल बी स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में होगा स्पेस। ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में है स्पेस। ये पानी भरा हुआ है, मान लीजिए नदी में पानी भरा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल नदी है, तालाब है, जो भी हो। तो आप इसमें एक चीज़ देख रहे होगे, बोले सर क्या, कि जो ऊपर वाली लेयर है, ये वाली, ये जो सबसे ऊपर वाले पार्टिकल हैं, ये कहीं ना कहीं ऊपर से क्या ले रहे हैं? दे आर गेनिंग सम एनर्जी। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे अपने सराउंडिंग से, ऑब्वियसली एनर्जी को क्या कर रहे होंगे? एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। तो जब ये एनर्जी को जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी क्या बढ़ जाएगी? इनकी कौन सी एनर्जी? बोले सर इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी। तो एक बार मैं इसको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ आपको। देखिए एक बार, ये हमारा वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या? हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये पानी भरा हुआ है। दीज आर द मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ वाटर। कुछ भी ले लो, नदी ले लो, तालाब ले लो, जो भी लेना हो आपका, दिस इज द रिवर। तो आप ये देख रहे हो, जो ऊपर वाला सरफेस है ये अनकवर्ड है, बाकी तो ये इससे आपस में कनेक्ट है। तो ये वाले सरफेस के जो पार्टिकल हैं, ऊपर वाले सरफेस के पार्टिकल, ये एटमॉस्फेयर से एनर्जी को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, क्या करेंगे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो होगा क्या?
जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इनमें इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी दैट इज सफिशिएंट टू ब्रेक दिस अट्रैक्शन। ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है इनके बीच के अट्रैक्शन को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। क्या कर देगी, बोले सर ब्रेक कर देगी। समझना ध्यान से, इस अट्रैक्शन को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। अब जैसे ही इस अट्रैक्शन को वो क्या कर देगी, बोले सर ब्रेक कर देगी, इनके बीच का अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा, ये वाला पार्टिकल सीधे क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। कहाँ, एटमॉस्फेयर में मूव कर जाएंगे। जैसे ही एटमॉस्फेयर में मूव कर जाएंगे दे विल टेक द फॉर्म ऑफ वेपर। ये किसका फॉर्म ले लेंगे, वेपर का फॉर्म ले लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब समझ रहा है आपके, जो ये फेनोमेनन है ना, ये जो मैंने आपको अभी समझाया, इसी फेनोमेनन को बोला जाता है इवापोरेशन। क्या बोला जाता है, इवापोरेशन। मैंने आपको कारण भी बताया क्यों होता है, क्योंकि अपर लेयर है, अपर लेयर थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है अपने एटमॉस्फेयर से, तो वो उस लेयर के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, उस लेयर के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि दैट इज सफिशिएंट टू ब्रेक द फोर्स बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। अपनी नीचे वाले लेयर्स के मॉलिक्यूल के, नीचे वाले लेयर के पार्टिकल से वो अपने क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उनमें इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और वो सीधे कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इसी फेनोमेनन को बोला जाता है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन की एक सटीक सी डेफिनेशन है जो आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है। बोले सर व्हाट इज इवापोरेशन, क्या लिखोगे इवापोरेशन में, ये आप ये नोट्स बना रहे हो तो इस इवापोरेशन को बिल्कुल अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ से ही मैं सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ही करवाऊंगा अब आपको एक एक चीज़, जिससे आपकी एनसीईआरटी की एनसीईआरटी हो जाएगी। एक एक कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी का आएगा। तो क्या लिखोगे, दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब हमारा कोई भी लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये कम बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही हो रहा है, तो उसे ही बोलते हो आप क्या, इवापोरेशन। सिंपल सा डेफिनेशन है, द फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी ये फेनोमेनन जो इवापोरेशन का होता है ये बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कोई भी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट को रीच करे बिना ही सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आशा करते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अब हम सब पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर दैट इफेक्ट द इवापोरेशन। अब अगला टॉपिक क्या है, दैट इज द फैक्टर्स इफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो इससे पहले मुझे एक एक्टिविटी आपको बतानी है, बोले क्या है एक्टिविटी में, उस एक्टिविटी को भी हम अच्छे से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। आपको क्या करना है, टेक 5 ml ऑफ वाटर। कितने ml वाटर लेना है, इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लीजिए एंड कीप इट नियर ए विंडो अंडर ए फैन। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया 5 ml, ये मैंने 5 ml पानी ले लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और विंडो के पास में रख दिया और फैन के नीचे रख दिया, कहीं पर भी रख दो। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश। एक पानी ले लो, इसमें भी 5 ml पानी लो और ये पानी किस में ले लो आप, ये पानी आप प्लेट में ले लो, ठीक है। पानी को हमने प्लेट में ले लिया, दो चीज़ें हो गई। अगला क्या लिखा, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए ओपन चाइना, इन ओपन चाइना डिश, इन ओपन चाइना डिश, इन ओपन चाइना डिश, इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड ए कपबोर्ड और ऑन ए शेल्फ इन योर क्लास। मतलब एक इसको बाहर रख दो, फैन के नीचे नहीं रखना है, इसको भी ले लो। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड द टाइम डेज और टेकन फॉर द एवापोरेशन प्रोसेस इन द एबव। Repeat the above 3 steps of activity on a rainy day and record your observations. What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity on the evaporation? अब मैं आपको इतना एक्टिविटी जो इन्होंने करवाया है, मैं आपको बिना एक्टिविटी के सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये पूरा एक्टिविटी का आपको आउटकम बता देता हूँ है क्या। अब आप खुद से सोचिए, आप एक काम करिए, एक टेस्ट ट्यूब में पानी लीजिए, उसको फैन के नीचे रख दीजिए। एक प्लेट में पानी लीजिए, उसको भी फैन के नीचे रख दीजिए। आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे किसका पानी जल्दी इवापोरेट होगा। आप कहोगे सर जो पानी आपने प्लेट में लिया, जो आपने पानी चाइना डिश में लिया, वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। नहीं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बोले क्या, एक जनरल सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक काम कर दीजिए,
आप एक बाल्टी पानी को क्या करिए, एक बाल्टी पानी को आप पूरे छत पर डाल दीजिए, ठीक है सर, डाल दिया, और वही एक बाल्टी पानी को छत के थोड़े से कोने में भर दीजिए। समझ पा रहे हैं ना मेरी? एक बाल्टी पानी को आपको पूरी छत पर डालना है और उसी एक बाल्टी पानी को कैसे भी तरीके से एक किसी कोने पे भर देना है। आप एक बार बताइए, कौन सा पानी बहुत जल्दी सूखेगा? सूखने का मतलब है कौन सा पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट होगा? आप कहोगे सर जो पानी आपने पूरे छत पर फैलाया हुआ था। आप फिर से सुनिए, जब भी आपने देखा होगा आपके घर पे पोंछा लगाया जाता, तो होता क्या है, अगर पानी एक जगह फैला हुआ होगा वो पानी बहुत देर में सूखेगा, और जो पानी वाइप कर दिया गया होगा पूरे कमरे में, जिसको क्या कर दिया होगा, फैला दिया गया होगा, वो बहुत जल्दी सूखेगा। मतलब होता क्या है, मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। आई ना बात समझ में? ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब सरफेस एरिया एक वो फैक्टर है जो इवेपोरेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। दूसरा एक और फेनोमेनन बता देता हूँ। एक बार बताइए, सर्दियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं कि गर्मियों में? आप कहोगे सर गर्मियों में सर कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं, ऑब्वियसली। तो मतलब सर्दियों का टेम्परेचर कम है, गर्मियों का टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर इज आल्सो इफेक्ट द इवेपोरेशन। मोर टेम्परेचर मोर रेट ऑफ इवेपोरेशन, जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा। तीसरा फेनोमेनन कौन सा होगा, आप समझते जाइए, मैं सारा यहीं से पढ़ा दूंगा आपको। कभी आपने देखा है, बोले सर क्या, एक अब कौन कौन से तो फेनोमेनन होगा, एक तो मैंने सरफेस एरिया बता दीजिए, दूसरा क्या बता दीजिए, टेम्परेचर। अगला फेनोमेनन होता है वेलोसिटी ऑफ बाइंड। वेलोसिटी ऑफ बाइंड मतलब आप एक बार बताओ, सर्दियों में आपने देखा होगा जो कपड़े बाहर डले रहते हैं वो इतने जल्दी नहीं सूखते। यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, आपको कहीं कल जाना है, तो आपने देखा होगा घर पर हमारे मम्मी होती हैं, वो क्या करती हैं, कपड़ों को कहाँ डाल देती हैं, पंखों के नीचे डाल देती हैं। क्यों? पंखा नीचे चलेगा, बाइंड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, आपका कपड़ा बहुत जल्दी सूखेगा। मतलब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ आउटकम, यहाँ से मैं आउटकम ये निकाल सकता हूँ कि द वेलोसिटी ऑफ बाइंड इज आल्सो इफेक्ट द टेम्परेचर, सॉरी आल्सो इफेक्ट द इवेपोरेशन। यानी कि जितना ज़्यादा बाइंड की वेलोसिटी होगी उतना जल्दी क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। 3 फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, कौन कौन से? पहला सर सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी। क्या एक आध और फेनोमेनन है? यस, एक और फेनोमेनन है। बोले सर कौन सा? ह्यूमिडिटी। आप एक बार बताइए, जब हमारा पूरा जो मौसम हो साफ हो, एकदम गर्मियाँ हो, देयर इज़ नो ह्यूमिडिटी, तब आप कपड़े सूखने डालिए। या एक और मौसम बताता हूँ, पानी बरस रहा हो, थोड़ा भले ही धूप निकली हो, पानी बरस रहा हो, मौसम में नमी हो, तब आप कपड़े डाल दीजिए। तो आप ये देखोगे जो कपड़े साफ मौसम में सूख जाते हैं वो नमी वाले मौसम में नहीं सूखते हैं। इसका मतलब है नमी वाले मौसम में क्यों नहीं सूखते? क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, पहले ही इतने पार्टिकल होते हैं वाटर के जो उसकी पूरी हीट को क्या करे रहते हैं, एटमॉस्फेयर की हीट को एब्जॉर्ब करे रहते हैं। तो वहाँ पर जो हमारा कपड़ों का जो पानी है वो उतनी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और इतनी जल्दी इवेपोरेशन नहीं होता। जबकि साफ मौसम में क्या होता है, साफ मौसम में ये होता है कि आसपास कोई पार्टिकल है नहीं, क्योंकि देयर इज नो ह्यूमिडिटी, कोई पानी के पार्टिकल है नहीं, तो जितनी भी एनर्जी है वो हमारे कपड़े जो सूखने के लिए डले वो नहीं तो एब्जॉर्ब करनी है, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। तो मैंने 4 फेनोमेनन पढ़ लिए, सॉरी 4 फैक्टर पढ़ लिए जो हमारे इवेपोरेशन को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। एक टेम्परेचर, सरफेस एरिया, वेलोसिटी ऑफ बाइंड और ह्यूमिडिटी। इतना ही पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यही वो पूरा क्या है, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया। आप ज़्यादा अपन को इसमें समय नहीं देना, आशा करते हैं आपको मैंने एक ही एक्टिविटी बता दी कपड़े सूखने वाली, इसी से आपको सबको समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं आगे, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से फैक्टर है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ द इवेपोरेशन इंक्रीज विद, किस किस के साथ इंक्रीज हो जाता है, मैं यहीं पे लिख के देता हूँ। पहला क्या, पहला इंक्रीज विथ टेम्परेचर, दूसरा इंक्रीज विथ सरफेस एरिया, तीसरा इंक्रीज विथ वेलोसिटी ऑफ बाइंड। अगला फोर्थ मैंने क्या बताया था, यह इंक्रीज विथ वेलोसिटी ऑफ बाइंड, यहाँ पे लिख दीजिए इसको, वेलोसिटी ऑफ बाइंड, ज़्यादा वेलोसिटी। और अगला फेनोमेनन है दैट इज ह्यूमिडिटी। एक चीज़ और मैं लिख रहा हूँ, बोले क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
तो ए भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो भी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी इंक्रीज होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी घटेगी तब ये इंक्रीज होगा। मतलब ह्यूमिडिटी के साथ उल्टा संबंध है, बाकी 3 फैक्टर्स के साथ सीधा संबंध है। दैट इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, इवेपोरेशन बढ़ेगा, लेकिन यदि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन घटेगा। याद रखिए। We know that the evaporation is a surface phenomenon। यहाँ से ये लाइन आप चाहो तो नोट कर सकते हो। evaporation कौन सा phenomenon है? That is a surface phenomenon। If the surface area is increased, the rate of evaporation is also increased। मैं आपको बता चुका हूँ। For example, while putting a cloth in drying up, spread them out। मतलब उनको एक साथ रखेंगे। अगर मैं कपड़ों को सीधा ऐसा रख दूँ, ऐसा निचोड़ूँ नहीं सीधा, मतलब निचोड़ के सीधा ऐसा ही टांग दूँ, फैलाऊँ नहीं, तो वो कपड़े देर में सूखते हैं क्योंकि उनका सरफेस एरिया कम है। वही चीज़ लिखी है, जब उनको फैला के आप टांग दो तो वो जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगला क्या लिखा, वही सारी चीज़ें। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दूसरा फेनोमेनन हमारा कौन सा है? टेम्परेचर। पहला फेनोमेनन मैंने पढ़ लिया सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ द पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी इनटू द वेपर स्टेट। और ह्यूमिडिटी वही सिंपल है, ये वाला हो गया। तीसरा कौन सा फेनोमेनन है? डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, वही मैंने आपको पढ़ाया। सारे वही फेनोमेनन लिखे, एक बार इनको बस रीड कर लो। ह्यूमिडिटी व्हाट इज, अच्छा यहाँ से डेफिनेशन लिखना, ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। कभी पूछो व्हाट इज ह्यूमिडिटी, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी। डेफिनेशन दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये दिस इज द ह्यूमिडिटी। What is humidity? Humidity is the amount of water vapor that is present in air. The air around us cannot hold more than definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water vapor is already high, the rate of the evaporation decrease। मैंने बोला कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पहले ही से उतने ज़्यादा होंगे, तो एवापोरेशन ज़्यादा हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की एयर की भी तो एक क्षमता है, कितना पानी वो होल्ड कर सकती है। पहले ही से उसमें इतना पानी है, पर वो ज़्यादा पानी क्यों होल्ड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना, तो एवापोरेशन कम होगा, इसलिए आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे, सिंपल। अगला क्या लिखा? एन इंक्रीज इन बाइंड स्पीड। अगला क्या लिखा हुआ है? बाइंड स्पीड। मैंने आपको बताया वो सारी पहले लिखा सके। स्पीड, वेलोसिटी ऑफ बाइंड पर भी डिपेंड करता है। बाइंड की स्पीड बढ़ेगी, एवापोरेशन भी बढ़ेगा। इट इज कॉमन ऑब्जर्व दैट द क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन ए बाइंडी डे। आपने देखा होगा जब हवा ज़्यादा चले तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि यदि आप सर्दियों में कपड़े छत पर डाल दो तो वो देर में सूखते हैं, और अगर उनको पंखे के नीचे डाल दो तो जल्दी सूखते हैं। वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखो आगे, ये हो गया। अब अगला टॉपिक है दैट इज क्या? हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग। आप बोले एवापोरेशन का एक इफेक्ट है दैट इज कूलिंग। तो कूलिंग इज द इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन। सबसे पहले एक चीज़ लिखी है, पर मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। तो एवापोरेशन के अभी फैक्टर समझ लिए, अब मैं थोड़ा सा एवापोरेशन का एक इफेक्ट भी समझूंगा दैट इज कूलिंग। आप एक बार बताइए, आपने कभी देखा होगा, बोले सर क्या, कि पेड़ के नीचे बड़ी अच्छी ठंडक मिलती है, मटके के पास बड़ी अच्छी ठंडक मिलती है। आप क्या करिए, अपने कॉटन के क्लॉथ पहन लीजिए, और जब पसीना निकलता है तो पसीना के बाद बड़ी अच्छी ठंडक मिलती है। मतलब तीनों केस में कॉमन क्या है? पेड़ के नीचे, मटके के पास, पसीने वाले कपड़े जो कॉटन के आपने पहने हुए हैं। तीनों में कॉमन क्या है कि इनके बाद आपको ठंडक मिल रही है। क्या मिल रही है? ठंडक। तो ठंडक को क्या करिए, नोट करिए। कूलिंग क्या हो रहा है? कूलिंग हो रहा है। और इन तीनों जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, इनके पीछे फेनोमेनन क्या है जानते हो, जिसके कारण आपको कूलिंग हो रही है? दैट इज इवेपोरेशन। याद रखिए, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, क्या है। तो हाउ डज द इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इनमें इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन कूलिंग क्यों कर रहा है? तो आपने देखा होगा इवेपोरेशन के दौरान हो क्या रहा है। आप कहोगे सर इवेपोरेशन के दौरान क्या हो रहा है? इवेपोरेशन के दौरान हो रहा है, बोले क्या, कि जो हमारा लिक्विड है, क्या है, जो हमारा लिक्विड है, यानी जो हमारा वाटर है, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू द वेपर। वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। और मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जब लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में तो उसे किसकी आवश्यकता पड़ती है?
बोले सर एनर्जी की। किसकी आवश्यकता पड़ती? एनर्जी। एनर्जी में भी कौन सी एनर्जी? बोले सर हीट एनर्जी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बोले सर हीट एनर्जी। और एक लॉ होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसा तो नहीं है जो पानी इवापोरेट हो रहा है वो खुद अपनी एनर्जी को क्या कर रहा, क्रिएट कर रहा, नहीं, वो भी कहीं ना कहीं से ले रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि जो अपर लेयर होती है वो अपने एटमॉस्फेयर से एनर्जी को क्या करती है, खींचती है। अब एक बार बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जैसा मैंने आपको यहाँ बताया हुआ था, इस फिगर में देख रहे हो ये एनर्जी ले रही है, एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, वो भी कौन सी एनर्जी? बोले सर कहोगे हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? बोले सर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो। अगर ये वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर जब इवापोरेट हो रही है, हीट एनर्जी को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो बताइए अगर बाहर की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है तो बाहर की जो हीट एनर्जी है वो तो कम हो रही, यानी कहीं ना कहीं बाहर की जो हीट है वो इधर जा रही है। अगर बाहर अपने आसपास की हीट इधर जा रही है तो बताइए किसी चीज़ की अगर हीट को कम कर दी जाए, किसी चीज़ के गर्मी को कम कर दिया जाए तो वो चीज़ कैसी हो जाएगी? बोले सर कूल हो जाएगी। आप कहोगे सर यस, बिल्कुल कूल हो जाएगी। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन कूलिंग को क्यों करता है? क्योंकि जब इवापोरेशन होता है तो हमारा जो लिक्विड का लेयर है, यानी जो ओपन सरफेस है लिक्विड का, वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। यानी एटमॉस्फेयर की हीट एनर्जी कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है? कूलिंग आ जाता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द इवापोरेशन कॉज कूलिंग। एक बार इसको पूरा एनसीईआरटी से अच्छे से समझ लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। क्या लिखा? In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particle of liquid absorb energy from the surrounding. मैंने बोला था to regain the energy lost during the evaporation. This absorption of energy from surrounding make the surrounding cool. This is the region of evaporation. Region behind. इसको चाहो तो आप लिख सकते हो behind cooling. दिस इज द रीजन बिहाइंड कूलिंग। अगर आप चाहो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बहुत अच्छे से लिखवा देता हूँ इस चीज़ को, यहीं पे आपको टिक लगवा देता हूँ कि ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग? ये क्वेश्चन हो गया आपका, और ये उसका क्या हो गया? दिस इज द आंसर। तो क्या लिखा? वही मैंने बताया था, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सरफेस जो होता है लिक्विड का वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो जिससे हमारे आसपास की एनर्जी का टेम्परेचर, आसपास के सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वहाँ पर क्या हो जाएगी? कूलिंग हो जाएगी। जो मैंने पढ़ाया था वही सिंपल लिखा हुआ है, इस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब अगला पढ़ाते हैं आपको। क्या लिखा? What happened when you pour some acetone या nail polish remover on your palm? क्या होगा? कभी कभी आपने देखा होगा, पेट्रोल को ही देख लो, एसीटोन को छोड़ो, वही एसीटोन नेल को रिमूव करने वाला, नेल की पेंट को रिमूव करने वाला, आप अगर उसको किस पर रखो, स्पिरिट भी बोलते हो उसे, यदि आप उसको किस पर रखोगे? अपने हथेली पर रखोगे। जैसे ही आप उसको अपने हथेली पर रखोगे तो आप ये देखोगे आपको ठंडा ठंडा लगेगा। क्यों? चाहे एसीटोन हो चाहे हो पेट्रोल, ये होते क्या है? दीज आर वॉलेटाइल। ये क्या है? जैसे हम पेट्रोल ले लें और चाहे हम ले लें क्या, चाहे आप पेट्रोल ले लो, चाहे आप ले लो एसीटोन। क्या ले लो? एसीटोन। चाहे हो पेट्रोल और चाहे हो एसीटोन, ये है वॉलेटाइल। बोले सर वॉलेटाइल क्या? वॉलेटाइल वो होते हैं जो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इजीली पेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कैसे हैं? दीज आर वॉलेटाइल। सबसे पहले हम वॉलेटाइल को समझेंगे, क्या है? बोले सर वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या होते हैं? दैट कैन बी easily
दैट कैन बी easily converted into vapor। सब सुनिए, दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर। पेट्रोल, एसीटोन ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब जो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में। तो जैसे ही आपने क्या करा, पेट्रोल को अपने हथेली पर रखा, तो आपको पता है ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब इजीली वेपर में कन्वर्ट होगा। इजीली वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये बताइए, जब ये इवापोरेट हो रहा होगा आपके हथेली से, तो इसे एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, और एनर्जी अपने सराउंडिंग से लेगा। और ये रखा किसके ऊपर है? ये हाथ के ऊपर रखा है। तो ये हीट एनर्जी कहाँ से लेगा? आपके हाथ से लेगा। तो जैसे ही अपने हाथ से हीट एनर्जी को निकालेगा, तो बताइए हाथ की हीट एनर्जी कम होगी। तो हाथ को कैसा कैसा फील होगा? ठंडा ठंडा। तो इसीलिए हमें कैसा फील होता है? ठंडा ठंडा फील होता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्या लिखा? द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम सराउंडिंग्स एंड एवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कोल्ड। वही लिखा हुआ है, सिंपल। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल्स वाटर ऑन द रूफ और एन ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ द एवापोरेशन ऑफ द वाटर हैव टू कूल द हॉट सरफेस। मतलब आपने देखा होगा गर्मियों के समय में लोग क्या करते हैं, अपनी छतों पर पानी डाल देते हैं, अपने आसपास क्या कर देते हैं, पानी का छिड़काव कर देते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो आसपास पानी का छिड़काव करेंगे, जहाँ वो पानी डालेंगे, वो पानी क्या करेगा? एवापोरेट होगा। क्या करेगा? एवापोरेट होगा। एवापोरेट होने के लिए वो अपने आसपास की एनर्जी लेगा। तो अपने आसपास की एनर्जी लेगा तो अपने आसपास पे वो क्या पैदा करेगा? वो बोले सर कूलिंग पैदा करेगा। तो इसलिए हमारे आसपास क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन। समझ में आ गया होगा। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ वेयर यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ द कूलिंग ड्यू टू एवापोरेशन? यस, ये कुछ लिखे हैं, इनको हम जरा पढ़ लेते हैं और खत्म कर दें इस चैप्टर को। वही मटके का पानी गर्म है, सॉरी ठंडा क्यों होता है? बोले क्या लिखा? वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग द समर? हमें गर्मियों के समय क्या होना चाहिए? हमेशा कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए? इसीलिए क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। अब स्वीट यानी जो हमारा पसीना होता है उसको वो क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ही वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, जितना ज़्यादा पसीना एब्जॉर्ब होगा मतलब वो उतना ज़्यादा एवापोरेट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली एवापोरेट होगा। तो जितना ज़्यादा एवापोरेट होगा, पसीना अगर एवापोरेट होगा तो एवापोरेशन के लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो एनर्जी लेगा कहाँ से? अपने सराउंडिंग से। और उसके सराउंडिंग में है कौन? पूरी बॉडी है और भी सराउंडिंग है, यानी कहीं ना कहीं वो बॉडी से एनर्जी लेगा, क्योंकि बॉडी से तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो वो जैसी बॉडी से एनर्जी लेगा, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, बॉडी के आसपास का टेम्परेचर डाउन होगा, बॉडी को कूल फील होगा कि नहीं होगा? बोले सर ऑब्वियसली कूल फील होगा। क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation the particle of the surface of liquid gain energy from the surrounding of our and change into the vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization from the body leaving the body cool. Cotton being a good absorber of water, मैंने बोला था बहुत अच्छे से help in absorbing the sweat and to the atmosphere for the easy evaporation. वही जो मैंने अभी आपको हिंदी बताई वही पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। कॉटन होता वो गुड एब्जॉर्बर है किसका? पसीने का। तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा एवापोरेशन होगा। एवापोरेशन के लिए वो किसी का चाहिए होगा? हीट की आवश्यकता चाहिए होगी। तो वो हीट हमने हमारे बॉडी से लेगा तो हमारी बॉडी को कैसा फील होगा? कूल फील होगा। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आशा करते हैं। आगे चलते हैं हम। क्या लिखा? Why do we see water droplet on the outer surface of the glass containing ice cold water? आपने देखा होगा एक ठंडा पानी ले लो, आइस कोल्ड वाटर छोड़ो, या फिर आइस कोल्ड वाटर ही ले लो जिसमें बहुत ठंडा पानी हो या आइस क्यूब रखे हो। उस गिलास के आसपास, एक गिलास में आपने देखा बहुत ठंडा पानी लिया, तो आप उस गिलास के आसपास देखना चारों तरफ पानी की थोड़ी थोड़ी बूंदें आ जाती हैं। गिलास के चारों तरफ देखना, आज घर पे ही लेके देखना, एक पानी में बहुत ठंडा पानी, एक गिलास में बहुत ठंडा पानी डालना, तो आप ये देखोगे उस गिलास के चारों तरफ आउटर सरफेस पर छोटी छोटी बूंदें आ जाएंगी पानी की। वो क्यों होता है जानते हो? जैसे ही आपने गिलास में पानी डाला, समझना मेरी इस बात को, जैसे ही आपने गिलास में पानी डाला वो पानी बहुत ठंडा है, उस ठंडे पानी ने क्या किया? पूरे गिलास को ठंडा कर दिया। जैसे ही उस पानी ने पूरे गिलास को ठंडा किया, अब ये बताइए हमारे बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसमें थोड़ी थोड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, क्योंकि एवापोरेशन हो रहा है लगातार, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ह्यूमिडिटी है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करेंगी? उस गिलास के कांटेक्ट में आएंगी, उससे उनका क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो हमारे आसपास जो वाटर ड्रॉपलेट हैं जो वेपर के फॉर्म में थी वो टेम्परेचर कम होने पर लिक्विड के फॉर्म में आ जाएंगी। तो जितनी भी
ड्रॉपलेट जो वेपर के फॉर्म में थी, जितना भी वाटर जो वेपर के फॉर्म में था हमारे आसपास, वो जैसे ही ग्लास के कांटेक्ट में आएगा वो लिक्विड बन जाएगा, यानी वो ड्रॉपलेट मुझे लिक्विड बनी हुई नज़र आएंगी। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमारे जो ठंडा पानी ग्लास है, ठंडे पानी का जो ग्लास है उसके चारों तरफ पानी की ड्रॉपलेट क्यों आ जाती हैं। Take some ice cold water in a tumbler. Soon we will see droplet on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in the air, वही लिखा, on coming in contact with the cold glass of water lose energy and get converted into the liquid. थोड़ा सा पावर का इश्यू आने के कारण थोड़ा सा आपका जो क्लास है वो डिस्टर्ब हो गया था। अब शुरू कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। तो मैंने क्या पढ़ लिया था, मैंने ये पढ़ लिया था कि जब भी आप क्या करोगे, किसी भी गिलास में अगर आप ठंडा पानी भरो तो आप ये देखोगे कि गिलास के चारों तरफ क्या आ जाता है, छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। मैंने आपको बताया था क्यों आ जाती हैं, क्योंकि हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है, तो वो ड्रॉपलेट हमारे वाटर के कांटेक्ट में, जो ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आती हैं, उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड में। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस फेनोमेनन। तो अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। इस पे क्वेश्चन में क्या क्या है देखिए एक बार। इस चैप्टर को पूरा क्या करना है, कंप्लीट करना है आज। अभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बोलता जाऊंगा और बहुत अच्छे से आप क्या करते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। क्या लिखा, व्हाई डज द डेजर्ट कूलर बेटर ऑन ए समर हॉट ड्राई डे। मैंने बोला था हॉट ड्राई डे, देयर इज नो ह्यूमिडिटी इन हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होती है, रेट ऑफ एवापोरेशन कैसा होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए ये कूलर कैसे हैं। तो क्या लिखोगे, इन ड्राई डे there is no humidity in atmosphere due to which rate of evaporation is more। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, दैट्स वाई डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम ए कूल। मैंने बोला था घड़े में रखा हुआ पानी, मटके में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों रहता है। तो आप ये देखना, मटके होता है जो मटका, वो मिट्टी का बना रहता है और उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल टिनी पोर्स होते हैं। तो पानी क्या करता है, उन पोर से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और एवापोरेट होता है। तो लिखो, क्या लिखोगे इसका आंसर। आंसर मैं लिख रहा हूँ सेकंड वाला। तो क्या लिखोगे, पॉट हैव टिनी पोर्स ऑन इट्स सरफेस फ्रॉम विच it absorb heat from surrounding to evaporate। किसके लिए हीट देता है सराउंडिंग से, बोला सर evaporate के लिए, and thus cools surrounding। और इस प्रकार वो सराउंडिंग को क्या कर देता है, कूल कर देता है। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसका भी आंसर। वाई डज आवर पाम फील कोल्ड वैन वी पुट सम एसीटोन। तो मैंने आपको बताया था अभी इसका भी आंसर, एक बार यहाँ पे भी लिखवा देता हूँ। क्या लिखोगे, बोले सर एसीटोन इज वोलेटाइल। कैसा है, वोलेटाइल। वोलेटाइल है when on putting on palm it start evaporating। क्या होना स्टार्ट हो जाता है, evaporating होना स्टार्ट हो जाता है, and
टेक and for which it takes heat energy from palm and makes feel palm cool and feel palm cool। इस प्रकार क्या होता है, जो हमारा एसीटोन है वो वोलेटाइल है, एसीटोन वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब इजीली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। तो अब हम इसको हथेली पर रखेंगे, ये वेपर में कन्वर्ट होगा, जिसके कारण ये हमारे हथेली से हीट लेगा और हमारी हथेली कैसा महसूस करेगी, ठंडा महसूस करेगी। भाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप। कप से जल्दी मैं प्लेट में, या कप से जल्दी मैं प्लेट से कोई भी चीज़ पीऊँ वो कैसे पीऊँगा। यदि आपको चाय प्लेट में दे दी जाए और चाय किस में दे दी जाए, कप में, तो आप किस में ज़्यादा, किससे जल्दी पी पाओगे। बोले सर प्लेट से। क्यों? प्लेट में रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होता है। रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होने के कारण प्लेट की चाय क्या होती है, जल्दी ठंडा हो जाएगी, क्योंकि उसमें एवापोरेशन ज़्यादा रहेगा। तो वो चाय की हीट को क्या करेगी, कम करेगी, क्योंकि एवापोरेशन के लिए हीट की आवश्यकता होती। तो जब वो एवापोरेट हो रही होगी तो उसे हीट की जो आवश्यकता होगी वो चाय से लेगी, क्योंकि चाय इज आल्सो एटमॉस्फेयर। तो चाय कैसे हो जाएगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो तीसरे का कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखना है, फोर्थ का। तो मैं फोर्थ का आंसर यहीं लिखूंगा, ये लिखा होगा आपका आंसर नंबर 4। यहाँ से ब्लैक कलर में लिख रहा हूँ, क्या लिखोगे, द सॉसर द सॉसर हैव saucer has more surface area than cup, due to which tea have more evaporation in saucer, जल्दी evaporation होगा, and easily cool। तो ये लिखा हुआ था सॉसर हैज मोर सरफेस एरिया देन कप, ड्यू टू विच टी हैव मोर एवापोरेशन इन सॉसर एंड इजीली कूल। जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो हम जल्दी पी जाएंगे उसे। आशा करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी बियर इन समर, इसका सीधा आंसर है कौन से कपड़े पहनोगे। बोले सर कॉटन क्लॉथ्स। सिंपल एक वर्ड का आंसर था। आशा करते हैं ये सारे आंसर आपको समझ में आए होंगे। अब आगे चर्चा करते हैं। ये सारा इसका क्या लिखा हुआ है, ये पूरा जितना मैंने पढ़ा है वो सब समरी है। आप इसको अपने आप से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ये आपका काम है। अगला क्या लिखा हुआ, अगला है मेरे पास कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इनको मैं क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा अभी। क्या लिखा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द सेल्सियस। केल्विन को किस में बनाना है, सेल्सियस में। तो यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक स्केल लिखवाई थी। बोले सर कौन सी, C/5 F-32/9 K-273/5। तो मुझे C को और K को देखना है, यानी मैं यहाँ से केवल दो टर्म लूँगा, C/5 इज इक्वल टू K-273 और अपॉन में 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। C इज इक्वल टू K-273। मुझे बदलना किस में, बोले सर C में ही बदलना। इसी फार्मूले को मैं क्या कर दूंगा, यूज कर दूंगा।
बोले क्या, C इज इक्वल टू K माइनस 273। बोले जो K में कितना दिया, तो पहले का जो मैं आंसर लिखने वाला हूँ इसको K की वैल्यू कितनी है, बोले सर 293, घटाने कितने हैं, बोले सर 273, तो मेरे पास बचेगा कितना, बोले सर 20 डिग्री सेल्सियस। आशा करते हैं चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। K में से कितना घटा दो 273, आपको C मिल जाएगा। यहाँ से भी यही करो, K में से कितना घटा दो, बोले सर 273, तो अगर मुझे C चाहिए तो मैं कितना घटा दूंगा, 273, यानी कि 470 में से 273 को क्या कर दो, घटा दो, तो आपको कितना मिल जाएगा, 7, ठीक है, 8, 9, 197 डिग्री सेल्सियस। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इस सेल्सियस को किस में करना है, बोले सर केल्विन में करना है, मतलब मुझे अब K के बराबर निकालना, मुझे C दिया गया है। अगर मैं K को क्या करूँ, इधर लेके आऊँ तो C उधर पहुँच जाएगा, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर K को इधर लेके आओ, K किसका हो गया, सॉरी इसको सीधा कर दो यहाँ पे, अगर मैं इस K को यहाँ का यहीं रखूँ तो C में कितने जुड़ जाएंगे, बोले सर 273, तो K इज इक्वल टू C प्लस 273। अब की बार हम C में 273 प्लस कर देंगे, अभी माइनस किए थे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बोले सर 25 प्लस 273, तो आप कहोगे कितना हो गया K, 5 3 8, 7 2 9, 290 डिग्री सेल्सियस। याद रखो, सॉरी केल्विन में करना है, सेल्सियस में तो दिया ही है, दिस इज ए केल्विन, डिग्री नहीं आता, केल्विन के साथ याद रख लेना। सेल्सियस में इसको भी करना है, बोले क्या करोगे, बोले इसमें ऐड कर दो 373 प्लस 273, 3 3 6, 7 7 14, 3 2 5 646 केल्विन, 3 3 6 7 7 14, 3 2 5 1 6, ठीक है, क्लियर। गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, इनके लिए मुझे क्या करना, कुछ रीजन्स देने हैं। बोले क्या है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, मतलब यहाँ क्या, हेयर सब्लिमेशन इज टेकिंग प्लेस, यहाँ क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। इसीलिए जो हमारी नेफ्थलीन वॉल है वो बिना लिक्विड में जाए हुए सॉलिड से सीधे कहाँ जा रही हैं, गैसेस में जा रही हैं। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे, मुझे परफ्यूम की स्मेल बहुत दूर आ जाती है, क्यों, परफ्यूम इज ए गैस, और गैस में रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा होता है, ज़्यादा होता है, तो क्या लिखूँ, परफ्यूम इज ए गैस, परफ्यूम इज गैस due to which it has more rate of diffusion, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होने के कारण वो इजीली हमारे सेवरल मीटर तक पहुंच जाती है। मैंने सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले ही पढ़ा दिया है, बस वो एक बार क्या है, कुछ चीज़ों को क्या करवाना है, कंप्लीट करवाना है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, बोले कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, एक वाटर दिया है, एक शुगर दिया और एक ऑक्सीजन, तो आप सबसे कहोगे शुगर इज ए सॉलिड, शुगर में सबसे ज़्यादा है। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे कम किसमें होगा, बोले सर ऑक्सीजन गैस होता है, ऑक्सीजन से ज़्यादा बोले सर वाटर, और वाटर से ज़्यादा शुगर, सबसे ज़्यादा किस में होगा, शुगर में, तो ये लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो गया। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, कितने डिग्री सेल्सियस पर, बोले सर 25 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने बोला था 0 से ऊपर हो तो लिक्विड, 100 से ऊपर हो तो वेपर, ये लिक्विड है। 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे दोनों हो सकता है, आइस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, याद रखिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर दोनों, लिक्विड भी और वेपर में, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको,
लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वो होता है जिस पर पूरा पानी उबल भी रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। जब तक पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस वेपर का भी हो सकता है और पानी का भी हो सकता है। गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई, इन 2 रीजन दीजिए कि जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पर कैसा है, बोले सर लिक्विड है। क्यों है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड, आप क्या इसके रिएक्शन वो दोगे रीजन? तो देयर आर 2 रीजन्स, बोले कौन कौन से? पहला क्या रीजन है, बोले सर वाटर कैन इजीली फ्लो, इजीली फ्लो, इजीली क्या हो सकता फ्लो। दूसरा डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, इसका शेप कैसा नहीं है, जो कि एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। 2 प्रॉपर्टी लिख दो लिक्विड की, तो वही वाटर की 2 प्रॉपर्टी हो गई। एंड आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, अलमीरा है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों है, क्योंकि जो अलमीरा है वो अपने शेप को क्या नहीं कर रही है, इजीली चेंज नहीं कर रही है, यानी इसका शेप कैसा है, फिक्स है। शेप कैसा है, बोले सर फिक्स है। अगली चीज़ क्या है, बोले सर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल कैसे हैं, ज़्यादा है। इसका शेप फिक्स है, ऐसा भी कर सकते हो, बोले साइज भी कैसा, वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, बोले ठीक है। पहला शेप तो फिक्स है ही, साथ में इसकी जो साइज है, वॉल्यूम है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, बोले फिक्स है। मेरा कहने का मतलब समझिए, मैं सारी किसकी प्रॉपर्टी लिखूंगा, सारी प्रॉपर्टी। बोले आप अलमीरा को सॉलिड क्यों बोलोगे, भैया जो सॉलिड की 2 प्रॉपर्टी हैं वो अलमीरा के साथ लिख दो, उन दोनों प्रॉपर्टी को अलमीरा क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, दैट्स व्हाई अलमीरा इज ए सॉलिड। वाटर लिक्विड क्यों है, क्योंकि वाटर लिक्विड की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई द वाटर इज लिक्विड। तो आप चाहो तो कोई भी 2 प्रॉपर्टी लिख सकते हो। अब आगे क्या लिखा, Why is the ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than the water at same temperature? मतलब वाटर भी इतने ही टेम्परेचर पर हो और आइस भी इतने ही टेम्परेचर पर हो, फिर भी आइस ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों, क्योंकि जब आइस वाटर बना होगा इसी टेम्परेचर पर, तो आइस के पास क्या होगा, लेटेंट हीट होगी, होगी कि नहीं होगी। मैंने बोला था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब आइस वाटर बना होगा तो उसने लेटेंट हीट ली होगी, जिसके कारण वो किसमें कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड में। मतलब आइस का भी टेम्परेचर वही रह सकता, वाटर का भी टेम्परेचर वही रह सकता, लेकिन वाटर क्यों है और आइस क्यों है, क्योंकि वाटर के पास लेटेंट हीट है, यानी वाटर के पास एक एक्स्ट्रा हीट है, दैट इज ए लेटेंट हीट। तो क्या कहोगे, बोले सर बिकॉज वाटर हैज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वाटर के पास कौन सी हीट है, लेटेंट हीट है, जिसके कारण वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कूलर देन आइस, जिसके कारण वो आइस से कूल नहीं हो सकता उसी टेम्परेचर पर, एट सेम टेम्परेचर 273। व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? कौन ज़्यादा आपको, अगर आप एक बताओ, आप एक स्टीम से जल जाओ और पानी से जल जाओ, तो आपको कौन ज़्यादा घाव देगा, मतलब कौन ज़्यादा आपको पीड़ा देगा, कष्ट देगा? तो आप क्या कहोगे, बोले सर वाटर और एक स्टीम। जब वाटर क्या बना होगा, स्टीम बना होगा, तो स्टीम ने लेटेंट हीट ली होगी, मैंने पढ़ाया भी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मतलब है हीट किसके पास ज़्यादा है, बोले सर स्टीम के पास ज़्यादा है। तो बताइए आपको ज़्यादा कष्ट कौन देगा, बोले सर स्टीम। आपको ज़्यादा कौन जलाएगा, बोले सर स्टीम। तो आंसर क्या लिखोगे, बोले सर स्टीम। क्या, स्टीम, बिकॉज स्टीम हैज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टीम के पास लेटेंट हीट ऑफ क्या है, वेपराइजेशन है, बिकॉज स्टीम हैज ए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो यहाँ से देख सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब अगला क्या लिखा हुआ है, सामने देखिएगा। इनको क्या करना है, आपको बताना है
ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, इनके नाम लिखना है। विच ऑफ द डायग्राम शो चेंज इन स्टेट, नाम लिखना है। चलो कोई बात नहीं, मैं सबके नाम लिखूंगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको ही करना था। यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि जो हमारा सॉलिड है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू द गैस। जब हमारा सॉलिड गैस में बनता है तो उसको बोलते हो आप क्या, सब्लिमेशन। ठीक सर, ई को क्या लिखोगे, बोले सर सब्लिमेशन। अब जरा ये देखो, सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू द गैस लिक्विड, तो इसे क्या बोलोगे, जब सॉलिड लिक्विड को बनता है तो इट इज कॉल्ड फ्यूजन। क्या बनते, बोले सर फ्यूजन। लिखवाया ये सब, बस एक बार याद करने। जब लिक्विड क्या बनना है, बोले सर सॉलिड, इट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, या पर सीधा कह सकते हो फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन ही बोल सकते हो। क्या सॉलिडिफिकेशन, तो डी का आंसर क्या हो गया, बोले सर सॉलिडिफिकेशन। अभी देखो लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, सॉरी वेपराइजेशन, इट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। और गैस से क्या बनाओ, बोले सर लिक्विड, गैस से क्या बनाना है, लिक्विड, इट इज कॉल्ड ए कंडेंसेशन। सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं जब मैंने स्टेट को चेंज करवाया था तब। अगला क्या लिखा हुआ है, बोले सर 1 2 3 4 5, एक और लिखना है। क्या सीधा गैस से क्या लेना है, बोले सर सॉलिड। जब गैस से सॉलिड बनता है इट इज कॉल्ड डिपोजिशन, और इसे सब्लिमेशन भी बोला था मैंने। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, पूरा ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको अगर इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई डाउट है, या आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो इस चैप्टर के बाहर है लेकिन कहीं ना कहीं इस चैप्टर से ही रिलेट करता है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप वो सारे डाउट्स आप हमसे क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आप कमेंट में लिखिए, मैं उन डाउटों के ऊपर आपको एक लेक्चर बनाऊंगा। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th एनसीईआरटी में कोई भी कहीं भी यदि आपको डाउट आता है तो आप उन डाउटों को कमेंट में लिखिए, मैं उन डाउट के ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा और कहीं ना कहीं उस डाउट को बड़े ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आशा करते हैं आपको इस चैप्टर ये जो चैप्टर था ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, पूरी थ्योरी कंप्लीट करवाई है। अब आपका काम ये है कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, बहुत ही इजी चीज़ें हैं। इसके बाद मैं सेकंड चैप्टर करूँगा, थर्ड चैप्टर करूँगा, और इसी तरीके से आपके सारे एनसीईआरटी के, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, पर्टिकुलरली मैं 3 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से करवाऊँगा। क्लास 9th में यही, क्लास 10th में होगा, क्लास 11th 12th में भी यही सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी यदि आपको डाउट हो, वो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।